आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री का टाइमलाइन को हम देखने वाले हैं कि एंशियंट हिस्ट्री कब स्टार्ट होता है और उसमें कौन कौन से किंगडम्स आते हैं। तो हम एक आज ब्रीफ ओवरव्यू लेने वाले हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे हर एक पीरियड के बारे में, क्योंकि डिटेल में तो आप लोग पढ़ ही लेते हैं, पर कई बार हम लोग वो क्रोनोलॉजी को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि यार मौर्यस पहले आए थे या महाजनपद पीरियड पहले आया था, है ना, या आयरन एज और वैदिक एज में क्या लिंक है, मतलब दोनों के साथ में एग्जिस्ट करते थे या क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो में ये टाइमलाइन को अच्छे से समझ लेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री कब स्टार्ट हुआ, हम जो पढ़ते हैं, और एंशियंट हिस्ट्री कहाँ पे खत्म हो रहा है, और वहां से फिर हमारा अर्ली मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो आज आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर आप एक एक किंगडम को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता दो कि प्री हिस्ट्री क्या होती है। तो देखो, हिस्ट्री को हम लोग प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में डिवाइड कर लेते हैं। तो प्री हिस्ट्री की हम जब बात करते हैं तो प्री हिस्ट्री में बेसिकली हमारे पास कुछ रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो उसको हम लोग प्री हिस्टोरिक एज में रखते हैं, है ना। तो प्री हिस्टोरिक एज याद रखिएगा, प्री हिस्टोरिक एज में आपकी पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, चैल्कोलिथिक, ये आपका प्री हिस्ट्रिक, क्योंकि आपको इसमें कुछ रिटन एविडेंसेस नहीं मिले आपको। हाँ, केव पेंटिंग्स मिली है, पर कुछ स्क्रिप्ट नहीं मिली है या रिटन एविडेंसेस नहीं मिले। वही आप जो ब्रॉन्ज एज या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलोगे, तो यहाँ पे आपको रिटन रिकॉर्ड्स मिले। देखो, आपको सील्स मिली है बहुत सारी, उन सील्स पे आपको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी देखने को मिली है। तो हम बोल सकते हैं ब्रॉन्ज एज से हमें रिटन एविडेंसेस देखने को मिले, और उसमें भी मैच्योर हड़प्पन आप देखोगे, उसमें आपको मेजोरिटी जो भी डेवलपमेंट्स हुए आईबीसी में, चाहे वो अर्बनाइजेशन को लेके हो, वो सब आपको मैच्योर हड़प्पन पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो देखो, आप लोग ये टाइम पीरियड को याद रखना, मतलब यूपीएससी में पूछेगा तो नहीं वो, पर एक दिमाग में क्रोनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए आप, क्योंकि कौन सा पीरियड पहले आया है। जैसे पेलियोलिथिक है 2 मिलियन बीसी टू 10,000 बीसी, 10,000 बीसी टू 8,000 बीसी। मीजोलिथिक आया है। तो पहले मैं आपको एक बार, ये बहुत बेसिक चीजें, आप कई लोगों को ये पता भी होगा, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें कुछ कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। तो एक बार हम फटाक से ये एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है यार, ये बहुत बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। देखो, कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होती है ना कि अब ये मैंने एग्जांपल लिया कि 5th सेंचुरी बीसीई या फिर बिफोर कॉमन एरा, और बीसी में क्या डिफरेंस है। तो दोनों को कुछ भी यूज कर लो आप, बीसी भी यूज कर सकते हो, बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि जीरो को हम मानते हैं कि यार ये क्राइस्ट पीरियड था, इससे पहले वाला जो पीरियड होगा उसको हम लोग बीसी बोल देते हैं, इसके बाद वाले को एडी बोल देते हैं, या फिर इसके पहले वाले को हम लोग बीसीई बोल देते हैं, या इसके बाद वाले को सीई बोल देते हैं, कॉमन एरा, है ना। तो आज के टाइम पे जो अभी चल रहा है पीरियड, उसको हम कॉमन एरा में काउंट करेंगे, क्योंकि वो जीरो के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो देखो, मैं आपको बता दूं इनको, आप कभी भी कंफ्यूज हो तो आप क्या करो, जैसे आपको 5th सेंचुरी बीसीई और 5th सेंचुरी सीई में डिफरेंस लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर है क्या है, 5, है ना, क्योंकि 5th सेंचुरी आप देख रहे हो, तो उसको ये जीरो से पहले आ रहा है, तो इन दोनों में आप पहले वाले ब्लैंक में इसको लिख लो, तो क्या लिखो, 5। अब सेंचुरी में क्या होता है, इसमें क्या है, जीरो के बाद आ रहा है 5, है ना। 5th सेंचुरी सीई की बात कर रहे हैं तो जीरो के बाद आता है ना, जीरो से बाद में स्टार्ट होता है ये पीरियड। तो इसमें आप दूसरे वाले राइट हैंड साइड वाले में, बाद वाले में लिखो आप, इसको आपने बाद वाले में लिख दिया 5। अब देखो, सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो सेंचुरी में कितने साल होते हैं, 100, तो दो जीरो लगा लो, क्या प्रॉब्लम है, लगा लेंगे जीरो, ये दो जीरो लगा लिए। अब ये बीसीई है तो यहाँ पे बीसीई लिख दो, यहाँ पे सीई है तो सीई लिख दो। अब देखो, अब क्या करना है आपको, जो नंबर यहाँ पे है ना उससे एक छोटा नंबर लेना है आपको, तो यहाँ पे आप 4 ले लो, यहाँ पे भी 4 ले लो। अब यहाँ पे आपको डबल जीरो नहीं लेना है, 0 1 लेना है, सिंपल, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, आपको धीरे धीरे पढ़ोगे तो खुद खुद समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप बीसीई लगा दो, यहाँ पे आप सीई लगा दो, है ना। तो आपका 5th सेंचुरी बीसी जो है वो 500 बीसी से 401 बीसी तक रहेगा। 5th सेंचुरी सीई है ये आपका 401 सीई से 500 सीई से रहेगा। अब देखो, इसमें आपको एक बात समझ में आ रही है कि इसमें 500 बीसी पहले आ रहा है, 401 बीसी बाद में आ रहा है, इसमें 401 पहले आ रहा है, 500 बाद में आ रहा है। तो ये हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होती है कई बार, तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। अब ये 401 इसलिए लिया है क्योंकि 400 जब हम लिख देते हैं ना, 400 बीसी से कुछ स्टार्ट हो रहा है मान के चलो और खत्म हो रहा है, तो आप खुद सोचो, जो ये 400 बीसी है, ये 401 बीसी के बाद में आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी देखो ना, बड़ा नंबर हमेशा पहले आता है, छोटा नंबर बाद में आता है, जीरो के पहले। तो 500 बीसी जो टाइम पीरियड था वो 401 बीसी के पहले आया होगा। वैसे ही 400 बीसी जो है वो 401 बीसी के बाद में आया होगा, क्योंकि ये 401 से छोटा है, तो ये टाइम पीरियड बाद में आया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्यों यहाँ पे नहीं लिख रहे, क्योंकि 400 बीसी से देखो 4 है शुरू में, यहाँ पे 5 था शुरू में, तो 5th सेंचुरी हो गया। तो 400 बीसी से हमारा फोर्थ सेंचुरी हमारा 4th सेंचुरी बीसी हमारा स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग 401 पे 5th सेंचुरी को एंड कर देते हैं। ठीक है भाई लोग, अब ये प्रैक्टिस के लिए एक बार आप लोग वीडियो पॉज करना और कुछ 10-20 सेकंड्स के लिए सोचना, और इसको आप आंसर करने की कोशिश करना। चलो मैं बता देता हूँ। अभी हम देखें ना तो हमारा अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है, अभी हम कौन से सेंचुरी में हैं? तो हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं ना, पता है आप लोगों को। अब देखो,
ये अभी का पीरियड हो गया 21st सेंचुरी सीई, ये पहले का हो गया 21st सेंचुरी बीसीई, है ना। मैंने रेफरेंस के लिए ले लिया ताकि आपको इसमें भी एक बार मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूं। अब देखो कैसे करना है, मैंने आपको बताया सिंपल है। 21 है तो जीरो के पहले, इसलिए इनमें से हमें पहले वाले में लिखना है 21। यहाँ पे जीरो के बाद आ रहा है 21st, तो हमें बाद वाले में लिखना है 21st, है ना। दो जीरो लगा देने सिंपल, ये हो जाएगा आपका बीसी ई। देखो बीसी भी लिख लो या बीसी लिख लो यार, एक ही बात है, जितना मत सोचो। फिर यहाँ पे दो जीरो लगाओ और सी लिख दो, है ना, बड़ा सिंपल है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको 21 है, अब 21 से छोटा नंबर क्या होता है, 20 होता है, सिंपल है ना, 20। अब मैंने बताया था यहाँ पे आपको जीरो जीरो नहीं लगाना है, जीरो वन लगाना है, तो जीरो वन लगा दो ना, बीसी लगा दो। यहाँ पे भी 21 से छोटा नंबर 20 लिखो और जीरो वन लगा दो और सीई लगा दो। तो देखो 21st सेंचुरी आपको पता है, आप में से जो ज्यादातर लोग तैयारी कर रहे होंगे वो 90s किड्स होंगे, है ना, 90s के। उनका जन्म या तो 91, 1991, 1993, 4, 1997, 1995 ऐसे हुआ होगा। तो हम लोग जब जन्म हुआ था ना, हम लोग 20th सेंचुरी में हमारा जन्म हुआ था। पर अभी हम जिस सेंचुरी में है ना, तो वो आपकी 21st सेंचुरी आ जाती है, क्योंकि देखो ना 2001 के बाद से आपका 21st सेंचुरी स्टार्ट हो गया था। तो 2001 आते आते तो आप लोग 10 साल तक के भी हो गए होंगे, है ना। तो इससे अब आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप मुझे फटाक से ये बताओ कि 630 बीसी और 620 बीसी में पहले क्या आया होगा इन दोनों में। जैसे कोई इंसान इस टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट करता था, कुछ कोई इंसान इस पीरियड पे, तो इन दोनों में से पहले पहले कौन सा इंसान आया होगा। अब देखो जीरो के पहले हमें देखना रहता है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर बड़ा है 630 बीसी, तो ये पहले आया होगा। अच्छा अब इनमें बताओ, अब 630 सीई और 620 सीई में क्या आया होगा पहले। अब इसमें उल्टा होता है, इसमें जो छोटा नंबर होता है वो पहले आया होता है, तो 620 सीई हमने देखा ना यहाँ पे। 2001 पहले आया, 2000 अभी हमारा क्या चल रहा है 2023, तो 2023 बाद में आया ना, 2001 तो कब तक निकल गया। आप लोग स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने, पता नहीं कौन सी क्लास में रहे होगे, पर स्कूल जाने लगे होगे ना, ये टाइम तो निकल गया है। तो धीरे धीरे जो नंबर बड़े होते जा रहे हैं, अभी जैसे 2030 चल रहा है, अब 2030 के बाद 2025 आएगा, ऐसा तो नहीं है कि 2030 के बाद 2021 आ रहा है ना। तो याद रखना, सीई में जब कॉमन एरा में बात करते हैं तो हमेशा जो बड़ा नंबर होता है वो बाद में आता है, पहले छोटा नंबर पहले आता है। और जब हम जीरो से पहले की बात करते हैं, बीसीई की बात करते हैं, तो हमेशा बड़ा नंबर पहले आता है, छोटा नंबर बाद में आता है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर। चलो अब फटाक से हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई लोग। और हाँ, तो ये मैंने आपको क्या प्री हिस्टोरिक बता दिया था। प्री हिस्टोरिक में हमने देख लिया है, देन प्री हिस्टोरिक के बाद आपको प्रोटो हिस्टोरिक एज चालू होगा, जिसमें आपका ब्रॉन्ज एज। याद रखना ब्रॉन्ज एज आईवीसी, तो कई बुक्स में आपको ये अलग से एज नहीं डिफाइंड मिलेगा, पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। तो ब्रॉन्ज एज, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज का काफी हाई स्केल पे यूज हो रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपका देख लो आप 3300 बीसी ऑनवर्ड स्टार्ट हो गया था, और ये चला था 1300 बीसी तक। और इसी में आपके फेजेस है अलग अलग, आप जब पढ़ोगे तो अर्ली हड़प्पन, है ना, मैच अर्ली हड़प्पन, मिडिल हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन। तो मैच्योर हड़प्पन का पीरियड इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर जो डेवलपमेंट्स है वो इसी टाइम में हुए थे। तो मैच्योर हड़प्पन आपका 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। देखो अभी हम लोग बीसी में बात कर रहे हैं ना, ध्यान देना आप लोग। फिर आपका आयरन एज आ जाएगा। आयरन एज अगेन आपका, अब कई बुक्स में 1500 बीसी लिखा है, कहीं पे 1000 बीसी से बोल रहा है कि इंडिया में 1000 बीसी के अराउंड स्टार्ट हुआ था। पर हम लोग ने ओवरऑल मैंने 1500 लेके चला हूँ मैं, तो 1500 बीसी से 230 बीसी तक ये आपका चलता है। मतलब लगभग आप देख रहे हो 1300 साल लगभग रफली, तो काफी होता है। देन देखो आयरन एज के टाइम पे ही आपको वैदिक पीरियड भी देखने को मिलता है, क्योंकि वैदिक पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं ना, जब एडवेंट ऑफ आर्यंस, जब आर्यंस इंडिया आते तो उस टाइम से हम लोग वैदिक पीरियड को स्टार्ट मानते हैं, है ना। और वो लोग ही के टाइम पे ही आयरन स्मेल्टिंग वगैरह डेवलप होता है, और आयरन एज भी उसी टाइम के अराउंड माना जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। इसलिए जो आयरन एज में पोट्रीज मिलती है ना हमें, जैसे नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, जो आप पढ़ते हो नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो वो आयरन एज से रिलेटेड है। और वो वैदिक पीरियड में भी लोग यूज करते थे वो पोट्री, मतलब ये एक टाइम पे एग्जिस्ट की है आयरन एज, वैदिक एज। क्योंकि वैदिक एज में आपको सोचो ना, आपको यार अब वॉर्स होते थे इस समय पे, है ना, अब आपको बैटल कुछ करना है, तो बैटल के लिए आपको वेपन चाहिए, तो जाहिर सी बात है आयरन था उस समय, क्योंकि आयरन नहीं होगा तो आप कैसे अपनी तलवारें वगैरह बनाओगे, है ना। तो ये आयरन एज वैदिक एज आपने देख लिया। अब वैदिक एज को भी आप जब पढ़ते हो ना, तो आप अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के फॉर्म में पढ़ते हो, या ऋग वैदिक एज, लेटर वैदिक एज के फॉर्म में। अब अर्ली क्या है, तो 1500 टू 1000 बीसी। लेटर क्या है, 1000 बीसी टू 500 बीसी। तो 500 बीसी में आपका वैदिक एज खत्म होता है, और इसी पीरियड के बाद से ही आपका राइज ऑफ, मैंने लिखा नहीं है यार, सॉरी मैं लिखना भूल गया, पर ये याद रखना, हम राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये आपको 500 बीसी के अराउंड ही मिलता है। क्योंकि आपका देखा जाए तो जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, और लोग जो है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो राइज ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म 500 बीसी ऑनवर्ड्स देखने को मिलने लगता है, आपको स्टार्ट हो जाता है। अब देखो
जैसे ही वैदिक पीरियड आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप पढ़ते हो जनपद पीरियड, और जनपद के बाद फिर महाजनपद, क्योंकि जनपद पहले बने, फिर काफी सारे जनपद थे ना, 20+ जनपद थे। अब उन जनपद में आपस में वॉर हुआ, और उन्होंने एक दूसरे को हरा के उसको अपने अंदर ही इंटीग्रेट कर लिया। तो जनपद के बाद फाइनली सिर्फ 16 महाजनपद बचते, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग देख लेना कि ये एक बार आप लोग देख लेना कि जनपद में हम लोग मोस्टली बहुत सारे जनपद है, पर हम ज्यादातर मगध के बारे में कंसर्न होते हैं, क्योंकि मगध में जो रूलर्स हुए ना, वो प्रोमिनेंट रूलर्स हुए एंशियंट हिस्ट्री में। इसलिए हम लोग यहाँ पे मगध बोल रहे हैं, पर याद रखना मगध तो सिर्फ एक जनपद है, ऐसे बहुत सारे जनपद थे, पर हम सिर्फ मगध को अभी फोकस में लेके चलते हैं, क्योंकि डिटेल में हम इसी को पढ़ते हैं ना। आप में से कोई भी अवंती को डिटेल में नहीं पढ़ता, या कुशाला जनपद को नहीं पढ़ता, या हस्तिनापुर को डिस्ट्रिक्ट में नहीं पढ़ता, डिटेल में नहीं पढ़ता, पर आप लोग मगध को जरूर डिटेल में पढ़ते हो, क्योंकि गुप्तास मौर्यास ये सब कहाँ रहे, मगध में ही रहे ना। तो देखो मगध जो था ना, मगध जनपद आपका 1700 बीसी ऑनवर्ड स्टार्ट हो गया था, और इसके जो पहली डायनेस्टी थी मगध को जो रूल कर रही थी, वो थी बृहद्रथ डायनेस्टी। अब इसको आप डिटेल में नहीं पढ़ते हो, क्योंकि एग्जाम में ये आपके रिलेवेंट नहीं है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सोचोगे ना कि यार मगध में महाजनपद में सीधा हरियंकास आ गए क्या, इसलिए मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि नहीं। जब मगध महाजनपद नहीं बना था, जब वो जनपद ही था, तब उसकी जो पहली डायनेस्टी थी वो थी बृहद्रथ डायनेस्टी, है ना। इन्होंने रूल किया था 1700 बीसी से 682 बीसी में। ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, एक बार आप देख लो ये चीजें। फिर उसके बाद आती है प्रद्योत डायनेस्टी, ये आपकी 544 बीसी तक रूल करती है। देन आपका ये जनपद में से वॉर होता है आपस में इन लोगों में, फिर कुछ 16 महाजनपद ही बचते हैं, क्योंकि बाकी जनपद को हरा दिया, हरा के उन्होंने उसको अपने टेरिटरी में इंटीग्रेट कर लिया। जैसे मगध के जो रूलर्स थे ना, उन्होंने बहुत सारे जनपद को हराया था मगध जनपद ने, और उन्होंने उनको अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया था, तो वो मगध का ही पार्ट हो गया था। तो देखो अब 16 महाजनपद बचते हैं जनपद के बाद, है ना, मतलब बैटल हुआ, वॉर हुआ, आपके सिर्फ 16 महाजनपद बचे। अब देखो उनमें भी आपको ये इनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे मगध में सबसे पहले आपके आए हरियंकास, देन आपके आए शिशुनाग, देन नंदास, मौर्यास, शुंगास, कनवास। अब देखो मैं इसकी ट्रिक बता दूं, आपको याद रखना हो तो बता देता हूँ कि हसीन माशुका, है ना, हसीन माशुका, अपन बोलते हैं ना हसीन माशुका। तो हा से हो गया आपका हरियंका, शी से हो गया शिशुनाग, न से हो गया नंदास, मा से हो गया मौर्यास, शू से हो गया शुंगास, और का से हो गया कनवास। तो याद रखना ये आपके, हम लोग सिर्फ अभी मगध महाजनपद की बात कर रहे हैं, बाकी जनपद तो आप पढ़ लेना इनके साथ में जो थे, पर मगध इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने क्रोनोलॉजी में मगध को मेंशन किया है। अब फटाक से देखो, हरियंका डायनेस्टी है वो 545 बीसी से 413 बीसी तक रूल किया है। ये ईयर आपको याद रखना जरूरी नहीं है, पर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप थोड़ा कंसीडर कर लेना। अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग पढ़ लेना खुद से हरियंका डायनेस्टी। मैंने बस थोड़ा सा लिखा है कि बिंबिसार इसके फाउंडर थे, और ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपद। देखो मगध महाजनपद के थे, क्योंकि मगध जनपद के ओवरऑल बात करें तो बृहद्रथ डायनेस्टी थी उस समय। तो याद रखना मगध जब महाजनपद बन गया था, तब उसके पहले रूलर रूलर जो थे वो हरियंका डायनेस्टी के बिंबिसार बने थे। इनके ऊपर मूवी भी आई है रिसेंटली साउथ की, कभी टाइम वाइम मिले फ्री के बाद या मीन्स के बाद तो देख लेना। तो बिंबिसार हो गए, अब इनकी कैपिटल राजगीर में थी, ये सब आप लोग पढ़ लोगे ना। फिर शिशुनाग आए थे, उनका ईयर आप एक बार देख लेना, 413 बीसी से 345 बीसी। इनकी कैपिटल इन्होंने पहले राजगीर में थी, वैशाली में थी, फिर पाटलिपुत्र शिफ्ट कर ली। अब देखो इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट रूलर आप जब पढ़ोगे ना, तो काल अशोक जो थे ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद करो जब हम लोग 3 बुद्धिस्ट काउंसिल्स पढ़ते हैं, तो उसमें जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो इन्होंने ही पेट्रोनाइज की थी, काल अशोक ने। फिर दूसरी आपने पढ़ा होगा अशोक ने की थी, देन तीसरी कनिष्क ने की थी। तो ये काल अशोक जो है ना, वो शिशुनाग डायनेस्टी से थे। अब देखो आपको क्लियर हो गया, अब आपको ध्यान रहेगा हमेशा ये। फिर नंदास, फिर नंदास को हरा के फिर मौर्यास आते हैं पावर में, है ना। मौर्यास में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो धनानंद को हराते हैं, जो धनानंदा जो आखिरी रूलर था। तो ये मौर्यास का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखो 322 बीसीई, 184 बीसीई, और क्योंकि इनके टाइम पे ही जो बुद्धिज्म था वो अपने पीक पे चला गया था। अब देखो बुद्धिज्म हमने देखा ऊपर कि 500 बीसी के अराउंड स्टार्ट हो गया था, जब हमारा लेटर वैदिक एज एंड होता है। ये देखो आप, है ना, राइज ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म। अब उसको आप ये मान के चलो कि जब ये हमारा मौर्यास आए ना, जब ऑलरेडी बुद्धिज्म को 150 साल हो चुके थे, तो बुद्धिज्म अच्छे खासे प्रिविलेंट था। मौर्यास ने आके उसको और भी ज्यादा पेट्रोनाइज कर दिया, और आपका मौर्यन एज जो था वो 322 बीसीई से 184 बीसीई तक चलता है। ठीक है भाई लोग, अब ये मौर्यास जब डिक्लाइन होते हैं ना 184 बीसीई के अराउंड, तब पावर में मगध में शुंग डायनेस्टी आ जाएगी, ये तो आप लोगों को पता है। पर मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आपको बताऊं कि जैसे ही डिक्लाइन ऑफ मौर्यन होता है ना, तब इंडो ग्रीक्स इंडिया आना स्टार्ट कर देते हैं। क्या है ना, इंडो ग्रीक्स पहले डर रहे थे आने से मौर्यंस की वजह से, क्योंकि अशोक का जो दबदबा था ना इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा था। तो इसलिए उस समय तक इंडो ग्रीक्स ने आने की कोशिश की नहीं, पर जैसे ही मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ ना, जब हमें पहला जो फॉरेन इन्वेजन है ना वो इंडो ग्रीक्स का देखने को मिलता है, इंडो ग्रीक किंगडम। ये कब आते हैं, 2nd सेंचुरी बीसीई टू 1st सेंचुरी सीई के अराउंड वो रहते हैं इंडिया में। देन आपके सीथियंस आते हैं, जिनको आप सीथियंस को आप लोग वेस्टर्न साकास भी बोलते हो। तो ये आपके 100 बीसी से 150
सीई तक रहते, सीथियंस है ना, वेस्टर्न शाकास, ये भी आप पढ़ते हो। अब मैं क्या होते, कौन थे, कहाँ से आए थे, ये सब मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। आप लोग बोलोगे तो मतलब हम लोग देख लेंगे डिटेल में बाद में। फिर उसके बाद पार्थियंस, ये पहले बार आप बोलते हो, ये 19 सीई टू 226 सीई में आए थे। तो ये एक मैंने रफ आइडिया दिया है, क्योंकि इन सब को आप पढ़ते हो, पता है आप लोग पढ़ते हो इनको, इंडो ग्रीक्स के बारे में, क्योंकि हम लोग आर्ट एंड कल्चर में भी इंडो ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। आपकी जो हेलेनिस्टिक आर्ट होती है ना, हेलेनिस्टिक, जो आप गांधार स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ते हो, तो उसमें इंडो ग्रीक आर्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसको आप हेलेनिस्टिक आर्ट भी बोल देते हो, इसलिए मैंने ये बताया। इंडो ग्रीक्स आप पढ़ोगे, सीथियंस, ये जिनको वेस्टर्न शाकास भी बोलते हैं, इनको भी आप पढ़ोगे। फिर पार्थियंस को भी आप पढ़ते हो, पार्थियंस को पहलवास भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पे शाकास लिखा हो या सीथियंस लिखा हो, एक ही बात है ना। फिर ये आपका हो गया मौर्य, देन शुंगास आते हैं मगध में, ये तो पता ही है, 185 बीसी टू 73 बीसी। देन शुंग को टॉपल करके आते कनवास। कनवास में भी आप देखोगे तो पाटलिपुत्र विदिशा वाले रीजन में कैपिटल सेटअप करते हैं। इनका टाइम पीरियड एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अब कनवास को ही आगे जाके सातवाहन डायनेस्टी का जो रूलर है ना, गौतमीपुत्र सतकर्णी, सुना होगा आपने, तो सातवाहन डायनेस्टी कनवास को हरा देती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने लिखी है, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है भाई लोग। अब क्या है इसमें, मित्र डायनेस्टी या कौशंबी जो है, ये यूपी वाले रीजन में थी, इसको गुप्तास, हाँ अब ये तो आपको पता है, आगे जाके जब कुषाण के बाद गुप्तास आएंगे, तो गुप्तास ये मतलब कनवास के बाद कुछ रीजन में आपकी मित्र डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस मैंने लिखा है क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि गुप्तास मतलब एकदम सडनली तो आए नहीं होंगे, तो गुप्तास किसको हरा के फिर पावर में आ गए थे, ऑल दो कुषाण के बाद आए थे वो। पर याद रखना, मित्र डायनेस्टी कौशंबी यूपी वाले रीजन में रूल करती थी, जिसने मगध को रूल किया था फॉर सम टाइम, उसको गुप्ता हराते, गुप्ता के जो रूलर थे समुद्र गुप्ता, ये इन्होंने डिफीट कर दिया था और पावर में आ गए थे। अब देखो, कनवास गए, उसके बाद फिर जो मगध पे मेजर रूलर आए थे वो थे कुशान्स। अब कुशान्स आप लोग याद रखिएगा, सेंट्रल एशिया से आए थे ये लोग, यूजू ट्राइब थी, यजू यूजी यूजी ट्राइब थी, तो उस ट्राइब से बिलोंग करते थे कुशान्स, और ये नोमैडिक ट्राइब थी। और ये ओरिजिनली जो थे ना, ये चाइना वाले रीजन से बिलोंग करते थे, सेंट्रल एशिया। पर धीरे धीरे चाइनीज जो एम्पायर था वो राइज होने लगा, तो कुशान्स जो थे उनको वहां से भागना पड़ा, और भागा के इनको वेस्ट में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये लोग जो बैक्ट्रिया वाले रीजन है, बैक्ट्रिया बोले तो आज का अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो ये इस वाले रीजन में जाके सेटल हो गए, बैक्ट्रिया और उज्बेकिस्तान वाले में। फिर यहाँ से लोग इंडिया आते है ना। तो कुशान्स मतलब इस वाले रीजन में थे, बैक्ट्रिया और मतलब अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। टाइम पीरियड देख लो, 50 सीई टू 230 सीई। अब कुशान्स के बाद आपके गुप्तास आते हैं, तो भाई लोग याद रखिएगा, गुप्तास जो थे ये कुषाण के बाद आए थे, और इनका टाइम पीरियड देख लो, ये जीरो के बाद ही आ रहे हैं, मतलब ये 300 कॉमन एरा टू 600 कॉमन एरा, याद रखना, है ना। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, क्रोनोलॉजी को कई बार इग्नोर कर देते हैं, पर क्रोनोलॉजी का मैं आपको यूज बताता हूँ। एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग में मदद कर ही रहा है वो, पर उसके अलावा देखो आप, ये क्वेश्चन आ गया, 2021 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी में आया था। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास, गुप्ता डिक्लाइन हो गया, अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के राइज के पहले और गुप्ता के डिक्लाइन के बाद जो बीच में कुछ किंगडम्स थे, है ना। तो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से किंगडम्स पावर में थे, ये इसने पूछ लिया, और इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना था कि गुप्ता और भगत थे क्या, परमार्स थे क्या, मालवा के पुष्यभूतिस थे क्या या नहीं थे। तो ये क्वेश्चन आया था। अब देखो मैं आपको बताऊँ, ये अपन पढ़ लेंगे, ये मैंने पढ़ा भी था पहले भी, मैंने घर पे जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इनफैक्ट क्योंकि मैंने अटेम्प्ट दिया नहीं था ये वाला, तो मैंने घर पे जब सॉल्व किया था तो मेरा क्वेश्चन सही हो गया था, और मुझे नहीं पता था कि यूपीएससी ये कभी पूछ लेगा क्रोनोलॉजी, और उसने क्रोनोलॉजी पूछ ली थी, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो, जब गुप्तास के डिक्लाइन हुआ ना 600 सीई के अराउंड, तब आपके लेटर गुप्तास आ जाएंगे, क्योंकि पोस्ट गुप्ता पीरियड में लेटर गुप्तास, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि गुप्तास बहुत बड़ा एम्पायर है और सडनली सबको मार दिया और कुछ कोई बचा ही नहीं, नहीं, जो गुप्ता जो लेटर जो गुप्ता जब पीरियड एंड हो रहा होगा ना, उसमें कुछ वीक रूलर्स होंगे, तो वो मगध को, ऑल दो मगध पे वो पावर में नहीं रह पाएंगे, पर वो लोग कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करेंगे, अपने छोटे मोटे किंगडम को चलाएंगे, तो आपको लेटर गुप्तास ऑफ मगध मिल जाते हैं आपको। अब जैसे गुप्ता एम्पायर एक बड़ा एम्पायर है, अब कोई भी बड़ा एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट होता है, जब वो डिक्लाइन पे आता है, उसके डिसइंटीग्रेट होने के बाद ना, कुछ जो एस्पायरिंग रीजनल किंगडम्स होते हैं ना, जो बहुत पहले से चाह रहे होंगे कि यार हम काश हम पावर में आ जाए, हम इंडिपेंडेंट हो जाए, पर गुप्ता इतने पावरफुल थे, उनके होते हुए वो लोग अपने पावर में आ ही नहीं पाते। पर जैसे ही गुप्ता डिक्लाइन हुआ, तो जो रीजनल किंगडम्स थे वो इमर्ज हो गए। तो रीजनल किंगडम्स में देखो आप पढ़ोगे, थोड़ा जूम कर देता हूँ, रीजनल किंगडम्स में मैत्रकास ऑफ वल्लभी, है ना, वल्लभी एक प्लेस है, तो मैत्रकास ऑफ वल्लभी ये पावर में आते, इन्हीं को आगे जाके चालुक्यास हरा भी देते, या अगर बाद में जब आप चालुक्यास पढ़ो तो आपको थोड़ा ध्यान आ जाएगा कि यार चालुक्यास ने मैत्रकास को हराया था। तो मैत्र चालुक्यास ऑल दो आपके यहाँ पे नहीं थे, चालुक्यास आपके मिडिवल पीरियड में आएंगे, है ना, मिडिवल में आएंगे। तो अभी हम एंशियंट की बात कर रहे हैं, याद रखना अभी तक एंशियंट खत्म नहीं हुआ है, एंशियंट पीरियड ही चल रहा है हमारा। तो मैत्रकास आ गए,
मैत्रेकास आपके वल्लभी वाले ये हो गए। देन आपके मौखारीस ऑफ कन्नौज, तो मौखारीस ऑफ कन्नौज ये भी आपके गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के बाद आते। फिर आपके गुर्जर्स, है ना, गुर्जर्स ऑफ ये आपके राजपूत थे। गुर्जर, ये गुर्जर प्रतिहारा में नहीं बोल रहा हूँ, गुर्जर प्रतिहारा अभी अपने एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आया था। वो मिडिवल इंडिया में जाके गुर्जर प्रतिहारा एक बड़ा एम्पायर बनता है, पर अभी सिर्फ गुर्जर्स ही थे। और ये अभी धीरे धीरे इमर्ज हो रहे थे कि यार अब गुप्ता डिक्लाइन हो गए, अब हम भी अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाएंगे, तो ये स्टार्ट हो जाते हैं। फिर गौड़ास ऑफ बंगाल, गौड़ास, ये बंगाल वाले रीजन में गौड़ास थे। देन आपके वर्धमान डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, वर्धमान ऑफ थानेश्वर। इन्हीं को पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं, क्योंकि वर्धमान डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यभूति। और मैं आपको एक बात बताऊं, पुष्यभूति जो थे ना, इन्हीं के बेटे थे हर्षवर्धन। हम जो हर्षवर्धन पढ़ते हैं ना, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को जिसने, ओ सॉरी वो कनिष्क थे, सॉरी सॉरी, तो हर्षवर्धन आप लोग याद रखिएगा। हर्षवर्धन जो है ना वो पुष्यभूति के बेटे थे। तो वर्धमान डायनेस्टी को ये आगे लेके जाते हैं, इसलिए इनके नाम में भी आ रहा है हर्षवर्धन, है ना। तो याद रखना, यहाँ पे हमारा एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है, जो एंशियंट हिस्ट्री का टाइमलाइन है वो खत्म हो जाता है। और जब ये सब पुष्यभूति के मरने के बाद इनके जो बेटे हर्षवर्धन, वो जब पावर में आएंगे, हर्षवर्धन, तो यही से हमारा अर्ली मिडिवल एज चालू होगा। याद रखना, कोई आपको पूछे ना अर्ली मिडिवल पीरियड आप कब से मानते हो, तो आप बोल देना सीधे उसको, सामने वाले बंदे को, कि भाई हर्षवर्धन की पीरियड से हम लोग अर्ली मिडिवल हिस्ट्री को मानने लगते हैं। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ये येलो कलर से ये हाईलाइट किया है, इसके नीचे वाला पीरियड हम लोग जब मिडिवल हिस्ट्री का टाइमलाइन देखेंगे ना तब देखेंगे। तब पर मैं आपको फिर भी बता दूं कि हर्षवर्धन जो है ना, ये अर्ली मिडिवल यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अब देखो, हम लोग वर्धन डायनेस्टी तो पढ़ते ही है, पर देखो वर्धन डायनेस्टी होने के बाद भी हमने हर्षवर्धन को अलग से क्यों रखा है, क्योंकि हर्षवर्धन का जो इम्पैक्ट था ना, वो वर्धन डायनेस्टी को बहुत ही लार्ज स्केल पे उन्होंने एक्सपेंड कर दिया था। इसलिए हम लोग उसको वर्धन डायनेस्टी की जगह हर्षवर्धन डायनेस्टी के नाम से ही जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये आप समझ गए ना कि गुप्ता पीरियड डिक्लाइन हुआ और फिर हर्षवर्धन स्टार्ट हुआ। तो हर्षवर्धन के स्टार्ट होने से पहले और गुप्ता के डिक्लाइन होने के बाद कुछ राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स देखने को मिलता है, जिनके हमने नाम देखे, मैत्रकास, मौखारीस, गुर्जर्स, गौड़ास, वर्धन, है ना ये। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या आया, देखो क्वेश्चन भी यही है, फ्रॉम द डिक्लाइन, थोड़ा सा इसको जूम आउट किया जाए। हाँ, तो इसमें आप लोग देखो कि फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन कौन कौन से किंगडम्स इमर्ज हुए नॉर्थ इंडिया में। अब देखो ऑप्शन देखो, गुप्तास ऑफ मगध। अब मैंने आपको बोला था कि जब गुप्ता एम्पायर आपका डिक्लाइन होगा तो कुछ गुप्तास तो रहेंगे ना, वीक रूलर्स जो एग्जिस्ट करते रहेंगे, तो बिल्कुल सही है, गुप्तास तो बिल्कुल रहेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो रहेगा, तो सीओडी तो आपने वैसे ही काट दो, है ना, एलिमिनेट ही हो गया। देन आपका परमार ऑफ मालवा। अब देखो मैंने कहीं भी ऊपर पढ़ाया है, इसमें कहीं परमार आया है क्या, इसमें कहीं भी परमार था क्या, नहीं था ना। मैत्रकास थे, देन आपके मौखारीस थे, गुर्जर थे, गौड़ास थे, बरदान थे, इसमें कहीं भी परमार नहीं थे, है ना। तो ये ऑप्शन टू नहीं, ये आपके कब आएंगे पता है, ये आपके मिडिवल पीरियड में आएंगे। इसलिए क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, देखो ना, इसमें उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ना गुप्ता और हर्षवर्धन का, ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, और ये आपके जो परमार है मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट है। जब आप गुर्जर प्रतिहारस को पढ़ोगे ना, जब गुर्जर प्रतिहारस बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे, जब ट्रिपरटाइट स्ट्रगल आप पढ़ते हो, गुर्जर प्रतिहारस, पालास, राष्ट्रकूटास, इनके बीच में, तो उस समय गुर्जर प्रतिहारस जब पावर में थे तो थे ही, पर जब वो डिक्लाइन होते तो अगेन मैंने आपको बताया, जब कोई बड़ा किंगडम जब डिक्लाइन होता है और उसके बाद कुछ छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो गुर्जर प्रतिहारस के डिक्लाइन होने के बाद ही कुछ इंडिविजुअल नॉर्थ किंगडम स्टार्ट होते हैं। क्योंकि गुर्जर प्रतिहारस कौन थे, राजपूत थे, मतलब राजपूत किंगडम था ना वो। तो राजपूत किंगडम डिसइंटीग्रेट होगा तो कुछ दूसरे राजपूत किंगडम्स इमर्ज होते हैं, तो उनमें से ही एक आपका परमार था और दूसरा आपके यादव थे। खैर खैर और भी थे, जैसे आपके चौहान्स हो गए, है ना, चौहान्स हो गए, तोमर, मतलब तोमर डायनेस्टी बोलते हैं उनको, तोमर थे वो बेसिकली, तो तोमर्स हो गए, सोलंकी ऑफ गुजरात हो गए, चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड रीजन। तो ये सब आपके मिडिवल पीरियड में इमर्ज होते हैं ना रीजनल किंगडम्स। तो देखो उसने रीजनल किंगडम्स पे क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि ये छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स थे जो कि गुप्ता के डिक्लाइन के बाद और हर्षा के डिक्लाइन से पहले आए थे। तो ये दो तो वैसे ही मैंने आपको बोल दिया कि मिडिवल से थे। अब देखो ऊपर हमने पुष्यभूति भी देखा, थानेश्वर पुष्यभूति जो हर्षवर्धन के पिताजी, वर्धन डायनेस्टी, है ना, तो ये भी थे, बिल्कुल थे ये, है ना। तो थे क्या नहीं इनमें से, परमार नहीं थे और यादव नहीं थे। मैत्रकास भी हमने देख लिया, मैत्रकास और पल्लवी ये भी थे। तो देखो 2 और 5 जिसमें आ रहा है वो तो हट ही जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये 2 और 5 आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे हमने कर ही दिया था गुप्ता से, तो 1 3 4 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्वेश्चन आएगा, पर ये 2021 में आया है, मतलब ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। तो यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, तो एक बार क्रोनोलॉजी को समझ के पढ़ो। आप ऐसा नहीं है कि सीधा आपने पढ़ना रटना चालू कर दिया, आप एक बार क्रोनोलॉजी को समझो, देन अब आप इनको, अब देखो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया एंशियंट पूरा, अब आप एक एक टॉपिक को उठाओगे एंशियंट के अंदर और उसको आप अच्छे से समझ के पढ़ पाओगे आप, है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में ना हर्षवर्धन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा अर्ली मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हर्षवर्धन का पीरियड है, फिर हर्षवर्धन के टाइम पे
और कौन कौन से रूलर्स जो थे वो एग्जिस्ट करते थे, कि हर्षवर्धन के कंटेम्पररी कौन से रूलर्स थे, है ना। जैसे कि आपके वकटाकास थे, राठौड़ा थे, तो ये सब मैं आपको अगले वीडियो में आप लोग अगर बोलोगे, क्योंकि देखो यार अब एग्जाम आने वाला है, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, पर ये मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा हो सकता है कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो इस चीज़ में, पर वो इस वजह से हिस्ट्री को पोस्टपोन कर रहे हो कि यार हिस्ट्री छोड़ देते हैं, पर एटलीस्ट वो ये क्रोनोलॉजी समझेंगे ना, इसके बाद उनको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ईजी लगेगी। फिर आप हर एक, जैसे अब आप यहाँ पे गुप्तास को पढ़ोगे, अब आपको पता है गुप्तास कब आ गए। अब गुप्तास के आप अलग अलग सोसाइटी, उनकी उनकी आर्ट एंड कल्चर, उनके टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए आर्ट को लेके, है ना, आर्किटेक्चर को लेके, टेम्पल्स को लेके, तो वो सब आप पढ़ लोगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर आप लोगों को मिडिवल हिस्ट्री के लिए भी अगर वीडियो चाहिए ऐसे ही, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय।